नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जमकर तोड़फोड़ मचाई है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और बहुत देर तक हंगामा किया। मैं चाहूंगा कि जरा उस विजुअल को भी आप दिखा दें और जरा समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे हुआ है ये सब। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर की बात कर रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था एक कोने में हाफती रही और सीएम के घर पर ये उत्पात होता रहा। अब ये मत पूछिए कि जब सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या बिसात। आम आदमी से मतलब आप समझ सकते हैं आम जनता। लेकिन आम आदमी से याद आया कि केजरीवाल ने आम आदमी के नाम पर ही पार्टी बनाई थी। आप याद कीजिए, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी। झाड़ू को अपना निशान बनाया और सबको साफ करते हुए अपने लिए पहले दिल्ली की सत्ता हासिल की। अब पंजाब भी उनके पास है। आजाद भारत के 70 सालों के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब महज 10 सालों में किसी पार्टी ने इतनी सफलता हासिल कर ली हो, इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई थी केजरीवाल ने, और 2 अक्टूबर का जिक्र यहां पर स्पेशली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गांधी जयंती है। लेकिन अब उसी आम आदमी पार्टी के पीछे अगर देखेंगे, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते हों, चाहे उधर एक दूसरे नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठते हों, उन दोनों के पीछे अब गांधी जी नहीं है। खैर, ये भी चर्चा का एक विषय बना हुआ है। तो बड़ी तेजी से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की जगह लेने के लिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो बेताब है, और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का विकल्प खुद को घोषित कर चुकी है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी हां, पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है और अब वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों में अपनी दावेदारी मजबूत करने लगी है। राजनीति वैसे तो सांप और सीढ़ी का खेल है ही, आप जानते हैं, जिसमें कब किस चाल पर सीढ़ी चढ़ने को मिल जाए या सांप काट ले और नीचे आप उतर जाएं, कहा नहीं जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी किसी चाल पर कोई सीढ़ी मिल गई है या फिर उसे सीढ़ी उपलब्ध कराई गई है ताकि वो आगे तेजी से बढ़े। इसीलिए 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने के अपने जो सपने थे वो देखने शुरू कर दिए हैं। वैसे सपने देखने में न कोई पाबंदी है न कोई बुराई है, मगर किस कीमत पर सपने दिखाए जा रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। इन विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार ये माहौल बन रहा है कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है या खत्म ही हो गई है, ये भी कह सकते हैं, और आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेने को तैयार हो गई है। आज केजरीवाल के घर पर हमले के बाद जिस तरह के बयान सामने आए हैं, वो भी किसके? आम आदमी पार्टी के। उससे भी हमले की निंदा से अधिक, वो जो बयान है उसमें हमले की निंदा से ज्यादा जो है वो केजरीवाल की बादशाहत दिखलाने की मंशा नजर आ रही है। जितने भी ट्वीट हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार से बीजेपी की बौखलाहट साफ दिख रही है। पुलिस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला एक कायराना हरकत है। अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवंत मान। और इसी तरह आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन उससे पहले इतर आम आदमी पार्टी खुद पार्टी की तरफ से भी ट्वीट है, जिस ट्वीट में कहा गया है, और इस फोटो के साथ आप देखिए, फोटो भी है, कि बीजेपी की नफरत की राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी की देशभक्ति और इंसानियत वाली राजनीति से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए बीजेपी केजरीवाल जी को रोकने के लिए हमला करवा रही है। #बीजेपी के गुंडे, ये जो है आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ऐसे ट्वीट जो हैं वो आप अभी बहुत सारे ट्वीट देख रहे होंगे। संजय सिंह का नाम भी मैं ले रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया है, और भी कई आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, आम आदमी पार्टी के समर्थक ट्वीट कर रहे हैं। और इन ट्वीट से साफ है कि आम आदमी पार्टी अब भी चुनाव के मोड से बाहर, यानी कि पिछला जो 5 राज्यों का चुनाव बीता है उसके मोड से बाहर नहीं निकली है। या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के नक्शे कदमों पर चलते हुए आम आदमी पार्टी ने भी केवल चुनावों पर ही
ध्यान फोकस करना शुरू कर दिया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, बीजेपी के नेता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, वैसे ही अब यहां केजरीवाल और उनकी टीम दिखाई दे रही है। अब इधर द कश्मीर फाइल्स के नाम पर भाजयुमों का यह हिंसक विरोध कितना जायज है, यह सवाल तो इस वक्त है ही। सवाल यह भी है कि इस हमले की असल मंशा क्या है, आखिर किस मकसद से यह उत्पात मचाया गया है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता है, बिना वजह का कुछ भी नहीं होता राजनीति में, यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो उत्पात के जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के विजुअल्स हैं। घर के सामने भाजयुमों के जो गुंडे हैं, गुंडा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनको गुंडा तो कहा ही जाएगा, इसीलिए गुंडा शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो भाजयुमों के गुंडे जो हैं वो किस प्रकार केजरीवाल के घर के सामने उत्पात मचा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये किसी बिना, जो मैं कह रहा हूं, अकारण नहीं हो सकता है। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उस पर केवल अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं, विरोध किए। कल ही राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को राम की जगह रावण भक्त बताया है और फिल्म के, यानी कि ये जो कश्मीर फाइल्स है, फिल्म के फ्री कूपन बांटने पर सवाल उठाए हैं। आपको पता ही है कि कई जगह बीजेपी के नेता फ्री के कूपन या फ्री के टिकट बांट करके अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को भेज रहे हैं सिनेमा हॉल तक कि जाइए, आप फिल्म देख करके आइए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उधर आपने देखा कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी फिल्म की आलोचना की थी। वो भी अपने कुनबे के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ फिल्म देखने गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और फिल्म की आलोचना की थी। तो जब फिल्म की आलोचना करने वाले दूसरे राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, और उनकी बात यहां सामने ना आकर के, उन पर कोई प्रतिक्रिया, उत्पात न मचा करके केजरीवाल के नाम पर ही बीजेपी इतना क्यों भड़क गई है, यह बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि क्या यह केजरीवाल को कांग्रेस का विकल्प बनाने की कोई रणनीति है? यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें। केजरीवाल फिल्म, केजरीवाल उत्पात, उनके घर के आगे भाजयुमों के गुंडों के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई वो, और इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के क्या चरित्र हैं, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की चर्चा यहां हम भी इसी मंच से बहुत कम करते रहे हैं। बीजेपी की बी टीम की बात हमने की है पिछले दिनों, लेकिन पिछले 3 साल में कभी भी अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी के नाम पर डायरेक्ट उनके ऊपर हमला नहीं किया। क्या कारण है कि पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल इतने मुखर हो गए हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं? ये सारे सवाल तो उठते हैं। और क्या ये एक सोची समझी रणनीति की तहत किया जा रहा है ताकि कांग्रेस के एक विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल खुद को स्थापित कर पाए, आम आदमी पार्टी स्थापित हो पाए और आने वाले 2 राज्यों के चुनाव, खासकर जिसमें हिमाचल प्रदेश है और दूसरा गुजरात है, इन दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को फायदा हो। और जैसा फायदा इन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया, जब आप याद कीजिए 2012 में जब इनकी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी, गांधी जयंती के दिन बनी आम आदमी पार्टी, उसके बाद जो ताजा चुनाव हुआ और कांग्रेस का सूपड़ा धीरे धीरे साफ होता गया। तो क्या कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को देश में स्थापित करना चाहती है? बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे खास साथी मौजूद हैं, वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ वरिष्ठ साथी हमारे प्रशांत टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। हमारे साथ ही ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। छत्तीसगढ़ स्पेशली यहाँ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब छत्तीसगढ़ पर भी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त नजर है और गोपाल राय अभी 2 दिन की यात्रा से रायपुर से लौट के आए हैं और वहां
तैयारियां चल रही हैं। बात इसकी नहीं है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि आप इस अम्ब्रेला के नीचे क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यह तो समझना ही होगा। वही यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक दो बाइट सुनाना चाहूंगा, शुरुआत करें आप लोगों के बीच भी आऊं उससे पहले। सबसे पहले चुनाव के बाद विधानसभा होती है और इस बीच ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते हैं, उसके बाद एक फिल्म आती है। मैं चर्चा में यह बात कहता हूं कि काश ये फिल्म और पहले आती तो शायद बीजेपी को बुर्का या हिजाब या और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फिल्म अपने आप में काफी थी बीजेपी के लिए, लेकिन फिल्म बाद में आई। शायद हो सकता है कि बाद में लाने का कुछ और मकसद रहा हो। ये भी सोच रहे हो कि अपनी रणनीति के तहत हम 4 राज्य तो जीत ही रहे हैं और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें इसको भुनाया जाएगा। लेकिन फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, और इस फिल्म को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कूपन बांटे, जो करना था ये सब आप जानते हैं। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वक्तव्य देते हैं। उनका वक्तव्य क्या कुछ होता है इस पर भी खूब चर्चा होती है। और इसी वक्तव्य के बाद आज भाजयुमो के गुंडों ने आज उनके घर पर तोड़फोड़ की है। लेकिन वो वक्तव्य क्या था, आइए एक बार सुन लेते हैं, छोटी सी क्लिप। और चर्चा यहां भाजयुमो के गुंडे की बात नहीं है, बात यहां राजनीति की है और राजनीति के तहत कैसे कांग्रेस के एक विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी को, यही समझेंगे। आइए देखते हैं पहले क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? बस बवाल यहीं से मचा हुआ है और जो बातें इन्होंने की है साफगोई के साथ। लेकिन सवाल यह है कि 8 साल की बात कर रहे हैं तो 8 साल आप कहां थे केजरीवाल जी? ये सवाल भी उठता है। खैर, बहुत सारे सवाल इसके बाद जो कुछ होता है वो विजुअल सबसे शुरुआत में हमने आपको दिखाए, जरा एक बार फिर से ला सकते हैं तो उस विजुअल को भी लाइए, जो भाजमियों के यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं उसको भी आप देख रहे हैं। ये घर जो है
ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का बंगला है, सीएम हाउस है और बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। पुलिस, दिल्ली पुलिस भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले को उनकी हिम्मत इतनी नहीं कि ये जो गुंडे आए हैं इन गुंडों को वापस यहाँ ना आने दे या वापस ले जाए। खैर, ये तमाम चीजें होती हैं। इस वक्तव्य के बाद काफी ट्रोल हो रहे हैं केजरीवाल। इसके बाद एक बाइट और सुनाना चाहूंगा और वो बाइट है मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं इसी केजरीवाल सरकार में। जो ये घटना घटी है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्वीट तो हमने आपको बताया, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा के लिए सीधे चलेंगे और सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। लेकिन पहले ये सुन लेते हैं मनीष सिसोदिया जी को भी। भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तो ये सुन रहे थे प्रशांत जी बयान आप मनीष सिसोदिया के, और उससे पहले जो बयान दिया था विधानसभा में जो भी बयान आया वो उसकी भी खूब चर्चा हुई है। लेकिन इस पूरे मसले पर, इस घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या है? राजीव जी, मैं मनीष जी की बात से सहमत हूं कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है। ये बात तो समझ में आती है। और जहां से आपने बात शुरू की थी कि राजनीति क्या होती है, तो राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो जो हो रहा है और नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है लेकिन हो रहा है, मैं उसकी चर्चा कर सकता हूं 2 मिनट में। देखिए, आपने जो पहला ट्वीट दिखाया भगवंत मान जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरह पंजाब में हार गई। बीजेपी पिछले इलेक्शन में भी 4थे नंबर पे थी पंजाब में, इस बार भी 4थे नंबर पे, 1 सीट उनकी कम हो गई। मनीष जी को शायद नहीं मालूम है, 0 नहीं 2 सीटें हैं उनकी वहां पे। लेकिन एक तिलिस्म खड़ा किया जा रहा है और इसके तुरंत बाद आप देखिए, मैं थोड़ा सा उस फुटेज को भी पे आना चाहता हूं, जो फुटेज अभी आप दिखा रहे थे। उसमें आप देखिए, वो ठीक है कि बीजेपी के लोग गए और उनको इस तरीके का हिंसक धरना या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के यहाँ दोनों जगह पीसीआर की वैन खड़ी होती है। पुलिस वहां पे नहीं दिख रही, जो सफारी सूट के लोग दिख रहे हैं वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लोग दिख रहे हैं। वो कैमरे के फ्रेम की बाहर होगी पुलिस, वो जितना कैमरे में दिख रहा है उतना मैं बता रहा हूं आपको। अब उस फुटेज को देखिए, वो जरूर अराजक हैं लोग, लेकिन किसी के पास ना कोई झंडा है, ना कोई लाठी है, ना कोई रॉड है, ना कोई हथियार दिख रहे हैं।
तो ये एक फुटेज बनाई गई है और फुटेज के बाद बयान और उसके बाद ट्वीट और लेटेस्ट ट्वीट जिसकी चर्चा आपने नहीं की मैं कर देता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट हुआ है कि बीजेपी हैज रियलाइज्ड ओनली अरविंद केजरीवाल कैन टेक नरेंद्र मोदी हेड ऑन, यानी केवल अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। ये ट्वीट भी आ गया इस हमले के बाद। तो ये जो लग रहा है मुझे कि गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन से पहले और पंजाब इलेक्शन के बाद और लोकसभा के इलेक्शन तक एक नया विपक्ष और मैनेजेबल विपक्ष खड़ा किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं। 90 के दशक में यही राजनीति मुलायम सिंह ने शुरू की थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने अपना विपक्ष चुना और उन्होंने बीजेपी को विपक्ष चुना। उन्होंने बीजेपी को ललकारा, मंदिर की पॉलिटिक्स आई और उन्होंने बीजेपी को ललकारा। वहां पे 2 लोग बढ़े, समाजवादी पार्टी बढ़ी और बीजेपी बढ़ी। उसी मॉडल को ममता बनर्जी ले गई बंगाल और उन्होंने बीजेपी को हमलावर, बीजेपी के प्रति हमलावर हो गई, जबकि बीजेपी बंगाल में नहीं थी। बंगाल में विपक्ष में वामपंथी दल थे और कांग्रेस थी। उस राजनीति का नतीजा क्या हुआ कि आज बीजेपी वहां पे एक स्थापित विपक्ष है और ममता बनर्जी सत्ता में है। तो ये विपक्ष चूज करने की जो राजनीति का प्रयोग है, ये बहुत संयोग नहीं है, ये हो रहा है। और इसी प्रयोग का बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही शुरुआती रुझान, जो इलेक्शन के समय हम लोग कहते हैं शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान है जो आप देखिएगा कि धीमे धीमे ये एक रफ्तार पकड़ेगा। और ये जिसको कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि ये फिक्स मैच है, ये नूरा कुश्ती है और ये एक विपक्ष का होलोग्राम इमेज खड़ा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है, जिसको फैसिलिटेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। थैंक यू। से एक सवाल तो उठता है कि क्या ये फिक्स मैच है? क्या जिस प्रकार का ट्वीट जिसका जिक्र भी आप कर भी रहे हैं प्रशांत जी, अमलिंदु जी, क्या उस ट्वीट से ये माना जाए कि ये आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि उसे जो आने वाले चुनावों में चुनौती अगर कोई पार्टी दे सकती है या कोई इंसान दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है? तो क्या एक नए नैरेटिव को गढ़ने की यहां पर कोशिश हो रही है जिसमें कांग्रेस को इससे अलग किया जा सके? अमलिंदु जी। देखिए राजीव जी, अगर ऐसा है और अगर नहीं है ऐसा ही है बल्कि ये कहा जाए तो ये कांग्रेस की कमजोरी भी है कि आप जो है इस षड्यंत्र को उजागर कर नहीं पा रहे हैं। ये दोनों भाई जो हैं, छोटे मोदी बड़े मोदी, ये मिले हुए हैं और फिक्स मैच खेल रहे हैं। तो ये कांग्रेस की विफलता है। तो पहली बात मैं ये कहूँगा, उस कांग्रेस को इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा कि जो हरकत भाजपा के गुंडे आज कर रहे हैं, बीजेपी या वाईएम के गुंडे, ऐसी ही गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के लोगों ने मार्च 2014 में दिल्ली और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में की थी। अरविंद केजरीवाल जी की अगर याददाश्त कमजोर हो तो फुटेज निकलवा करके दिखवा लें कि क्या हुआ था लखनऊ में, क्या हुआ था दिल्ली में। तो गुंडे तो दोनों हैं, बाकी कौन किसका गुंडा है कौन किसका गुंडा नहीं है ये अलग की बात है। जो राजनीति बदलने के लिए आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की राजनीति बदलने की। 2 अक्टूबर को उन्होंने था वो अपनी पार्टी की स्थापना की और सबसे पहले उन्होंने अपना ही घर बदला, गांधी जी हटा दिए अपने पीछे से। तो ये ऐसी राजनीति बदलने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है कि ये ट्वीट से कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको हटा सकती है। तो नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही उनको फंड की व्यवस्था करवा रहे हैं। वरना जो है आज ही खबर है कि राणा अयूब जो है उनको पता नहीं कुछ लाख रुपए क्या जो है वो हेरा फेरी का आरोप है, वो भी सच है या नहीं पता नहीं। उनको जो है वो लंदन जाने से जो मुंबई के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी के पास विदेशों से कितना चंदा आ रहा है और किन किस सोर्स से आ रहा है, वो हवाला का है या किसका है, उसके पीछे खालिस्तानी है या कौन है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब रुक जाता है 1 मिनट में। 6,500 से ज्यादा एनजीओ के जो बंद कर दिए गए FCR के खाते,
तो आम आदमी पार्टी के भी खाते बंद होते, लेकिन वो चल रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के पास ही चल रहे हैं, उनके विरोध की वजह से नहीं चल रहे हैं। इसलिए जो है ये बेवकूफ बनाना जो काम है, मुझे लगता है ये केजरीवाल जी जो है वो बंद करें इसको, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब केजरीवाल जी समझते हैं वही सब कुछ सच है और वही सब कुछ सच समझा के ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा चलेंगी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस है वहां आम आदमी पार्टी को भेजा जा रहा है। गोवा में सफलता मिली है, निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई, इसमें आम आदमी पार्टी का रोल है। जो भाजपा के खिलाफ तगड़ा मोर्चा बनाने की बात कर रही हैं, कल ही वो चिट्ठी लिख के चुकी हैं ममता बनर्जी जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। प्रशांत जी बताई चुके किस तरीके से ममता बनर्जी वहां लेकर के नहीं भारतीय जनता पार्टी, जहाँ 2% वोट भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, आज से ममता बनर्जी से 60 लाख वोट कम है। 2,60,000 जो है वो 2 करोड़ 60 लाख शायद टीएमसी का है, और 2 करोड़ के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। तो आज ये स्थिति है, तो ये हो रहा है। और देखिए इस पे आरएसएस जो है बहुत लंबी रणनीति से काम करता है, क्योंकि आज नहीं, वैसे भी आम आदमी पार्टी तो उन्हीं का बच्चा है भाई। विश्व हिंदू परिषद की रसोई से ही तो अन्न आंदोलन के लिए खाना जाता था। राम माधव बैठ के मंच पर सब कुछ संचालित करते थे। तो ये उन्हीं के बच्चे हैं, तो इन बच्चों को आपस में अपना तय कर लेना चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, देश जानता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, सवाल ये उठता है दीपक जी, सवाल ये है कि जब दोनों एक दूसरे के, यानी कि अगर कहा जाए आरएसएस के बच्चे हैं, और बीजेपी हालांकि बहुत बड़ा अब पेड़ की तरह है, लेकिन दूसरा जो ये 10 साल में जो पार्टी 70 साल के रिकॉर्ड को, अभी शुरुआत में मैं कह भी रहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि एक रिकॉर्डधारी पार्टी है, 2 राज्य इसके कब्जे में हैं और बहुत ही जबरदस्त बहुमत के साथ 92 सीटें, 117 में से 92 सीट्स ला करके पंजाब में सरकार बनाई हुई है, आप सब देख ही रहे हैं। और वैसे ही दिल्ली का हाल है। तो ऐसे में जो नूरा कुश्ती दिखाई जा रही है, लेकिन उससे इतर यहां बात जो हो रही है वो ये हो रही है, या देखा जा रहा है पर्दे के पीछे कुछ और खेल। क्या कहेंगे आप इस पर, इस खेल पर, कि आमने सामने हम एक दूसरे को गालियां देंगे, फप्तियां कसेंगे, लेकिन अंदर खाने में कुछ और है और जो सामने दिखाया नहीं जा रहा है। और इसका राजनीतिक इसके मायने निकाले जाए तो क्या निकालेंगे आप, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होना है, और वहां भी बहुत मजबूती के साथ ये पार्टी आम आदमी पार्टी जाने की जुगत में है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक कहावत है कि मदरहुड इज ए श्योरिटी वेयर एज फादरहुड इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी। तो राजनीति में कौन बच्चों का पिता कौन होता है, ये अक्सर हम पॉसिबिलिटी के ही बल पे जान पाते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि फला फला पार्टी जो है अपने विचारों पे खड़ी है, और जैसा कि कई लोगों ने आशंका जताई है, या कई लोगों का ऐसा मानना है कि एक फैब्रिकेटेड हमला हो सकता है। अगर देखिए ये सच है, मान लीजिए कि जैसा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, भगवंत मान कर रहे हैं कि ये एक हमला है, अगर ये हमला है तो अगर हिंसा है तो हिंसा का तो हम निषेध करते हैं, और ये बहुत खराब बात है। लेकिन कहीं ये फैब्रिकेटेड है, अगर ये नाटक है, तो मैं कहूंगा कि ये उससे भी कहीं ज्यादा बहुत 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 खराब है, क्योंकि आप इस तरीके से अपने मतदाताओं को निश्चित रूप से आप भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप भाजपा के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ एक विकल्प बन के खड़े हो रहे हैं, तो आप सीधे सीधे उस पर सीधी लड़ाई कीजिए, या पर्दे के पीछे छुप कर या मुखौटा डालकर अगर आप एक विपक्ष या विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, और दूसरे अपने कार्यकर्ताओं को भी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि यह एनजीओ से निकली एक पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। इसके बहुत सारे लोग आप देखिए कि शायद इसी व्यवहार के कारण काफी लोग इसे छोड़कर चले गए, जिसमें बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, जैसे प्रशांत भूषण जैसे हैं, योगेंद्र यादव जैसे हैं, वो छोड़कर भी चले गए। तो हमें सबसे पहले तो अब ये भी एक तय हो जाए कि ये हमला जो है ये फैब्रिकेटेड है या ये हमला वास्तविक है। लेकिन दोनों ही रूपों में ये बहुत खराब है। शायद इसी कारण विनोबा भावे को जब पूछा गया था कभी कि आप राजनीति में क्यों रुचि नहीं लेते, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति जो है वो राक्षसों का शास्त्र है, इसलिए राजनीति जो है उसको राक्षस ही खेल सकते हैं, ये मेरे लिए खेलने की चीज नहीं है। तो ये जो है आज हमको नजर आ रहा है, और इस तरीके से कांग्रेस का विकल्प अगर बन रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए नहीं हो सकती,
क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी को हैंडल करना, मैनेज करना या उसको मौका पड़े तो क्रश कर देना, ये कहीं ज्यादा आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है सारे देश में इस समय पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पांव पसारने की कोशिश में अगर हम देखें कि 10 साल में अगर वो 2 राज्यों तक पहुंचे हैं, उन्हें अगर विकल्प बनना है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, तो कितने साल लगेंगे ये हम खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है कि कितना समय लेते हैं राजनीति में अपने कदम बढ़ाने का, कितने राज्यों में जाते हैं, वो उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षाएं जो है अगर इस रास्ते से आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो भी बनना, सॉरी मुख्यमंत्री तो है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो रास्ता जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, हम ये मानते हैं। क्योंकि हम बहुत प्रारंभिक दौर में बुद्धिजीवियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, ये मान के कि ये एक वैकल्पिक राजनीति लेके आएंगे और देश की दिशा को बदलेंगे। लेकिन अब वो निराश करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये वही सारे टेक्टिक्स, वही सारे हथकंडे अपना रहे हैं जो हमारी परंपरागत राजनीति जो है या परंपरागत लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। राजीव जी जी, राजनीति की बात हो रही है और अरविंद केजरीवाल की राजनीति, बीजेपी की राजनीति, और इन सब के बीच कांग्रेस के विकल्प के रूप में क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है, ये सवाल यहां उठा है और इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान जो हैं वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं ऑलरेडी पंजाब के, और नए नवेले मुख्यमंत्री, लेकिन जब उनके यहां ही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो उस पर बातें नहीं, लेकिन बात अगर कहते हैं तो बीजेपी बुरी तरह हारी है, इसलिए वो हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी क्या पंजाब में थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर आ रही है और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने है? कांग्रेस के विकल्प के रूप में क्या आम आदमी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है? यही समझ रहे हैं यहां पर। क्या कहेंगे जयशंकर जी? आपने हमारे तीनों वरिष्ठ जनों की बात सुने और साथ में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो हमने अभी आप सबको बाइट दिखाए वो भी आपने देखा। क्या कुछ आप समझ रहे हैं, दिल्ली में रह करके बहुत नजदीक से आपने देखा है इस पार्टी के जन्म से लेकर के अभी तक? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं। कश्मीर फाइल्स से लेकर के अरविंद केजरीवाल का भाषण, मनीष सिसोदिया का भाषण विधानसभा में, फिर भाजपा के लोगों की उस पर प्रतिक्रिया, फिर भगवंत मान, उनकी सरकार ने जो किसानों पे लाठी चलाई वो, ये सारे, फिर वो कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश। देखिए, सीधी सी बात यह है कि पहली बार तो यह है कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी फिल्म के वितरक और प्रचारक का काम में जुट गई है। ये शायद पहली बार हुआ होगा, मेरे ख्याल से इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और मतलब ठीक है, हमारा अभी मानना कि फिल्म देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म देखना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे केजरीवाल कह रहे थे तो उससे मैं सहमत हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं टैक्स फ्री करना है करना, तो उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, दूरदर्शन से दिखा दीजिए ना। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि उसको कितना मुनाफा करवाना है, विवेक अग्निहोत्री के खजाने में कितना पैसा भरवाना है, ये है। और उसके जरिए फिर आप अपना और खेल करेंगे, कुछ और फिल्में बनवाएंगे उसके जरिए, तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में होगी, वो एक अलग चीज है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म देखिए और देखने के बाद ये सवाल करिए कि जिस समय कश्मीरी पंडितों पर ये सब हो रहा था, जुर्म ज्यादती हो रही थी या उनका विस्थापन हो रहा था, तो उसके कौन सरकार थी, केंद्र में कौन सी सरकार थी, उस सरकार को किस पार्टी का समर्थन था, वो जो राज्यपाल भेजे गए थे वो राज्यपाल किस पार्टी के थे? ये सारी बातें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और फिर यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? किसी एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दें, वो जिस कश्मीरी पंडित को उन्होंने घाटी में वापस भिजवाया हो, उनका पुनर्वास कराया, उनकी घर वापसी कराई हो। तो आपको एक मिल गया, एक चीज मिल गई है। हमको याद है बहुत अच्छी तरह से कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और बाद में जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो एक बार उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम लोग विमान यात्रा में घूम रहे थे, तो एक बार चर्चा में उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस बात का बड़ा दुख हुआ कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। हमने कहा क्या वाकई आपको इसका बहुत दुख हुआ? तो कहा हाँ दुख हुआ, बिल्कुल इसलिए दुख हुआ
क्योंकि जब तक मस्जिद थी तब तक तो हम उसको कलंक का ढांचा कह करके बोलते रहते थे, उसको विलेन के रूप में बना कर रखते थे। अब वो जब ढांचा ही नहीं रह गया तो हम करें क्या? अब हम क्या बताएं, किसको कहेंगे? अब मंदिर तो हम बना नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से आज यह है कि कश्मीरी पंडितों का अगर घर वापसी हो गई, पुनर्वास हो गया, तो फिर किस बात को लेकर के हिंदू खतरे में है चिल्लाएंगे, देश भर में घुमाएंगे? तो इसलिए वो कभी करेंगे नहीं। कश्मीरी पंडितों से उनको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है राजीव जी, मैं उस समय इंडिया टुडे में था, 1992 की बात है ये। मैं गया था जम्मू में जो कश्मीरी पंडित बसाए गए थे ला करके शरणार्थी के रूप में, वो भी बसाए गए थे। राजीव गांधी ने जब यहाँ धरना प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के अंदर, तब जाकर के जगह जगह ला करके उनको बसाया गया था। उस समय कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जम्मू के हिंदू संगठन, शिवसेना और भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किए थे, धरना किए थे, बंद का आह्वान किया था और कहा था कि ये कश्मीरी पंडित जो हैं, ये हमारे डोगरा लोगों के हितों के खिलाफ हैं, ये हमारे हित की रोटियां खा ले रहे हैं, हमारी नौकरियों पे डाका डाल दे रहे हैं। ये सारी बातें इन लोगों ने कही। वो स्टोरी है मेरी, इंडिया टुडे में मैं कल खोज रहा था, पुरानी फाइल खोज रहा था, तो वो मुझे मिल गई स्टोरी वो। तो ये इसलिए इनको कोई हमदर्दी नहीं है। उससे कितना इनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है, उस लाभ को कमाने की कोशिश में लगे हैं लोग। तो उसका जो विरोध किया अरविंद केजरीवाल ने, बाकी उस ढंग से ज्यादा विरोध नहीं हुआ। हालांकि फिल्म का भी विरोध नहीं किया। केजरीवाल ने यही कहा कि भाई एक पार्टी लगी हुई है, पोस्टर और पर्चे लगाने में लगी हुई है और उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसका विरोध किया था। लेकिन अब ये बात तो चुभेगी, इसलिए आज उन्होंने उनके यहाँ धरना, ये तोड़फोड़ किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो लंपट हैं, आप उनको गुंडे का लीजिए जो भी है, लेकिन लंपट मानते हैं, उन्होंने जाके तोड़फोड़ किया। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए कि नूरा कुश्ती है ये, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साफ करना चाहिए कि भाई हमारे लोग नहीं थे, ये केजरीवाल के ही लोग थे, उनको तुरंत आके बताना चाहिए, या किसी जांच में खुल करके निकल के आ जाए कि हाँ भाई इसमें कितने स्वयंसेवक जो है वो आम आदमी पार्टी के थे। इससे भी बात खुल करके आ जाती है। लेकिन भाजपा के लोगों को तो ये सोचना ही होगा ना कि जब प्रधानमंत्री का घेराव करने वाले किसान जो 1.5-2 किलोमीटर दूर थे, उनसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, तो मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर के पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे तोड़ना, जो उसका बैरियर बना हुआ है, बूम बैरियर, उसको तोड़ना, पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, ये जान पे खतरा हो सकता था कि नहीं हो सकता? अब केजरीवाल उस समय घर में थे कि नहीं थे, ये सब अलग की बातें हो सकती हैं, लेकिन उस समय तो प्रधानमंत्री भी 2 किलोमीटर दूर थे, तो ये बातें तो सोचने वाली हो सकती हैं। अब रह गया सवाल राजीव जी कि कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिशें बहुत लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी बंगाल से निकल के आ रही हैं, आपके कमरे में वो राष्ट्रीय राजनीति में आने की बात कर रही हैं। इधर केजरीवाल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ से दिल्ली से निकल के पंजाब गए, पंजाब से अब वो आएंगे हिमाचल जाएंगे, फिर गुजरात जाएंगे, गोवा में भी जाकर के उन्होंने 2 सीटें ले ली, वहां पर उनको 2 सीटें मिल गई। मेरा कहना यह है कि किसी को भी किसी का विकल्प करने की मनाही नहीं है। कांग्रेस का विकल्प बनने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस के लोगों की है या किसी और की है? कांग्रेस को यह समझना होगा आज की राजनीति में कि जिस हिसाब से वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति खत्म हो रही है, वो पिट चुकी है राजनीति, वो नहीं चलने वाली। 10 मार्च को 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आ गए। आज तक इस पार्टी ने अपने विधायक दलों के नेता नहीं चुन पाए। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, तो वहां पे आराधना मिश्रा को बता दिया कि वहां नेता हो गई, लेकिन 4 राज्यों में नेता विधायक दल कांग्रेस का कौन होगा, आज तक नहीं चुन पाई है। 5 राज्यों के जो अध्यक्षों से त्यागपत्र लिया गया, उन राज्यों में कौन अध्यक्ष होगा, अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। तो आप बैठे रहेंगे आराम से और इंतजार करेंगे कि साहब कोई और आपके लिए विकल्प नहीं बनेगा, और तो ऐसा होता नहीं है। राजनीति में वैक्यूम जो है जब भी दिखाई देगा तो लोग लपक के जाएंगे वहां पर। आप जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आपको ममता बनर्जी के साथ रहना है या ममता बनर्जी का विरोध करना है। अगर विरोध करना है तो फिर खुद करिए, खुद के राजनीति करिए, वहां धरना प्रदर्शन, लड़ना भिड़ना सब काम करिए। वो आप नहीं करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे, नहीं करेंगे। 7-8 साल से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। अब सोचिए कि पश्चिम पंजाब में जो है, जो किसानों के बल पे चुन के आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, आज उस सरकार ने लाठियों से पिटवाया किसानों को। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे वहां पर,
और प्रधानमंत्री का घेराव किया था किसानों ने, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी जान को उनसे खतरा हो गया था, और वहां से भी पुलिस की भी रिपोर्ट जब आ रही थी इंटेलिजेंस की, तो चन्नी ने कहा कि हम किसानों पे लाठियां नहीं चलवा सकते। एक मुख्यमंत्री वो था, लेकिन उसको पंजाब के किसानों ने नकार दिया, भगवंत सिंह मान को लाए, और उसी भगवंत सिंह मान की सरकार ने आज लाठियां चलाई हैं किसानों के ऊपर। कांग्रेस को इस पर बोलने से किसने रोका है? कांग्रेस को इसको लेकर के आंदोलित होने से किसने रोका है? हाय मर जावा, हाय मैं मर जावा करने के से तो कुछ नहीं होगा उद्यम से कि हमारा वो नूरा कुश्ती करके हमारी जगह वो कब्जा कर रहा है। भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लोग इंतजार नहीं करेंगे। जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपना काम करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीति तो नहीं करने वाली है, या ममता बनर्जी कांग्रेस की जयशंकर राजनीति जी, नहीं आपको करने रोकना वाली। चाहूंगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण आप उठा रहे हैं, और वो ये कि क्या कांग्रेस जो है वो इस विकल्प को मौका दे रही है, या कांग्रेस एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है? अपने जो मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए वो मेहनत क्या यहां कांग्रेस नहीं कर रही है? प्रशांत टंडन जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा, बहुत वाजिब सवाल यहां उठा रहे हैं जयशंकर गुप्त जी, क्या कहेंगे इस पे आप? निश्चित तौर पे कांग्रेस को अगर विकल्प बनना है और चुनौती देनी है और 2024 के लिए, तो कांग्रेस को बहुत कुछ अभी तय करना होगा। जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि वो विधायक दल के नेता भी नहीं चुन पा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वैचारिक द्वंद्व पिछले कोई 1-1.5 साल से चल रहा है, जिसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है। वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो डिनर पे जा रहे हैं दूसरे के यहाँ, वो कुछ ना कुछ कांग्रेस में अभी इतना ज्यादा, जिसको कहें कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। तो कांग्रेस को पहली बात तो तय करना होगा। अध्यक्ष पद को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहता, क्योंकि अध्यक्ष तो कोई भी हो सकता है, जेपी नड्डा भी अध्यक्ष है। दूसरी बात यह कि विकल्प, देखिए अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को बीजेपी का विकल्प बनने का पूरा अधिकार है, उसको कौन रोक सकता है? अगर जनता चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन विकल्प बनने के लिए उनको वैकल्पिक राजनीति भी करनी होगी, वैकल्पिक विचारधारा भी लानी होगी। बीजेपी को और आरएसएस को वैचारिक दृष्टि से उसका विरोध करना होगा। अब आप मुझे बता दें कि वैचारिक विरोध में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रहते हुए बगल में दिल्ली में ही दंगे होते रहे। दंगों का शब्द इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होगा। सुनियोजित हिंसा मुसलमानों के प्रति होती रही, उसमें साहब नहीं गए। सीए एनआरसी का आंदोलन होता रहा, उसमें कुछ उनकी तरफ से कोई जो है वो पहल नहीं हुई। दिल्ली की पार्टी है जिसको इतना ज्यादा प्रचंड बहुमत दिल्ली में है, और दिल्ली में सब कुछ हो रहा है। अयोध्या पे फैसला होता है तो आप बसें भेज रहे हैं, 370 का हटाई जाती है कश्मीर से, तो आप सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो वैचारिक विरोध कहाँ है बीजेपी से? अगर बीजेपी से वैचारिक विरोध नहीं है तो फिर किस तरीके का विकल्प बन रहे हैं? दूसरा ये कि अगर माना कि देश में फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट है, तो किस फ्रंट में इनको गिना जाएगा? क्या ये जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक फ्रंट है अगर माना, तो यूपीए के अलावा, जिसमें कि अखिलेश यादव हैं, जिसमें कि ममता बनर्जी हैं, जिसमें कि तेलंगाना की पार्टियां हैं, आंध्रा की पार्टी है, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल हैं कहीं, या आम आदमी पार्टी कहीं है? तो अकेले चैलेंज तो अभी शिवसेना या टीएमसी या डीएमके भी स्थिति में नहीं है चैलेंज करने के, जो कि जिनके पास ज्यादा एमएलए है, ज्यादा वोट शेयर है, सब कुछ है। तो विकल्प बनने के लिए आपको विचारधारा को भी चुनौती देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए डीएमके को, आप देख लीजिए ममता बनर्जी को, आप देख लीजिए अखिलेश यादव को, वैचारिक रूप से चुनौती देते हैं ना, या कांग्रेस को। तो कांग्रेस भी वैचारिक रूप से, देखिए राष्ट्रीय राजनीति में बिजली पानी से राजनीति नहीं होती है। फिर तो आरक्षण पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कश्मीर पे स्टैंड लेना पड़ेगा, माइनॉरिटीज के राइट्स पे स्टैंड लेना पड़ेगा, सेकुलरिज्म के इशू पे स्टैंड लेना पड़ेगा।
वो स्टैंड कहाँ है आम आदमी पार्टी के पास? अमलेंदु जी, क्या वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी जैसी बात हम लोग यहां कर रहे हैं, प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं कि वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, दोनों में डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या माना जाए? नंबर 1 ए और बी जो आप अभी कह रहे थे। जी, मैं तो कहता ही रहा हूं, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं तब से कह रहा हूं, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब से मैं कह रहा हूं कि ये इन्हीं के बच्चे हैं और ये उन्हीं की नीतियों को। अमलेंदु जी, आवाज आपकी कट रही, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसको कनेक्ट कीजिए। लेकिन आऊंगा दीपक जी आपके पास। दीपक जी, क्या कहेंगे, क्योंकि वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां एक नजर आती हैं और खासकर यहां एक बहुत ही रिमार्केबल है कि गांधी जयंती के दिन आप अपनी पार्टी का नाम जो है वो लॉन्च करते हैं, पार्टी लॉन्च करते हैं। जब आप अन्ना का आंदोलन करते हैं तो बहुत बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं गांधी जी की, गांधी के असहयोग और आंदोलन के तरह आप आंदोलन करते हैं, सब कुछ है वहां पर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गांधी आपके दीवार पे, जो पीछे की दीवार है, वहां से गांधी भी दूर हो जाते हैं। कहते हैं जिनको लगाना लगाइए, हमने मना थोड़ी किया है, जब सवाल पूछा जाता है। लेकिन कहा यही जाता है कि जो बड़े होते हैं, जो रोल मॉडल होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो जो काम करते हैं उनको देखकर दूसरे लोग भी करते हैं। मैं ना करूं लेकिन मैं दूसरों को कहूं कि आपको करना तो आप कर लो। तो एक गांधी की विचारधारा को भी मारने की जो साजिश इस देश में चल रही है, क्या उसमें भी कहीं ना कहीं इस पार्टी का जो है वो एक बोले कहें तो चुपचाप एक स्वीकृति दिखाई देती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-10-11 सालों में इसका जो आम आदमी पार्टी का जो उभार था वो लगभग 2012 के आसपास हुआ था। इन लगभग 10-12 सालों में अनेक फ्रंट पर वो भटक चुकी है, सामाजिक इसमें, आर्थिक इसमें, और सभी तरह के जो हमारे मानवीय गतिविधियों के जितने क्षेत्र में है उसमें भटकी सी हुई वो नजर आ रही है। हालांकि उसके पास एक चमकता हुआ जो क्षेत्र है वो अभी भी निश्चित रूप से दिल्ली में किया गया कुछ विकास है, खासकर स्कूलों की शिक्षा जो है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से ऐसा उसको भी लगने लगा है, आम आदमी पार्टी को, कि ये जो विकास वाला जो मुद्दा है पता नहीं ये चले या न चले। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उसने पिछले कुछ समय से सॉफ्ट हिंदुत्व को भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसका उल्लेख जो है अपने पूर्व साथियों ने भी किया, प्रशांत जी ने भी किया, कि कई मुद्दों पे उन्होंने अपनी राय जो है कभी भी खुलकर सामने नहीं रखी, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, 370 का तो उन्होंने स्वागत ही किया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक समय जो भी पार्टी रहती थी उसको कांग्रेस इन्फ्लुएंस कर देती थी और अपने जैसी बना देती थी। कहा जाता था कि कांग्रेस जितने भी पार्टियां हैं वो आगे पीछे जाकर कांग्रेस की जैसी हो जाती है। आज का समय मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी है वो किसी न किसी तरीके से भाजपा को ही फॉलो करने लग गई है। लेकिन बाकी पार्टियों से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। आप याद कीजिए, जिस समय आम आदमी पार्टी का उभार हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा था, उसको लोकप्रियता हासिल हो रही थी, तो भारत का जो बुद्धिजीवियों का जो क्षेत्र है, यहाँ के स्टूडेंट्स है, यहाँ के जो लोग हैं, वो बड़ी आशा लगा के रखे थे आम आदमी पार्टी से। लेकिन 10-12 सालों में हुआ ये, तो इसका कारण ये है कि पिछले समय से एक नैरेटिव चल पड़ा है, एक मंत्र चल पड़ा है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उसके जैसा ही आपको होना पड़ेगा। और इसका उदाहरण कौन किसका दिया जाता था? वो दिया जाने लगा है ममता बनर्जी का। लोग ये कहने लगे कि जिस तरीके से सड़कों पर हिंसा का जवाब वहां के लोग दे सकते हैं, उसी तरीके से इनको भी करना पड़ेगा अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। तो मुझे यूं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उस खराब लेसन को सीख लिया है और आज का जो नाटक हुआ है, अगर जैसे कि ये हमारी बातचीत से भी ट्रांसपायर हो रहा है कि कहीं ये नाटक ही तो नहीं है, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन फिर भी सिसोदिया ये आरोप लगाए कि उनपे जानलेवा हमला हुआ। तो जानलेवा हमला कब हुआ? वहां तो शायद उस बंगले में उस समय थे या नहीं थे ये भी नहीं पता। तो एक उप मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अगर इस मामले को भी सेंसिटाइज कर रहा है, उस पर हाइट दे रहा है, उसकी नाटकीयता प्रदान कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी जो है उसी परंपरागत राजनीति की ओर जा रही है जो
बाकी सारी पार्टियां कर रही थी। वैचारिक रूप से बहुत सही बात है कि वैचारिक रूप से पूरी तरीके से भटकी हुई पार्टी है, इसलिए बहुत ज्यादा हमको आशा शायद नहीं रखना चाहिए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कुछ समय के बाद हो सकता है 2-4 राज्य और जीत जाए, लेकिन वह एक परंपरागत पार्टी बनकर ही न रह जाए। ये सबसे बड़ा अंदेशा आज हमारे सामने है, क्योंकि हम सारे लोग, सामान्य नागरिक, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी जो है वो एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश में है। राजीव जी। बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपके पास आ रही है आवाज हमारी? अमलेंदु जी शायद। जी अमलेंदु जी, आप अपनी बात रख रहे थे और यहाँ वैकल्पिक राजनीति की बात हम कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए एक बेस्ट सूटेड पार्टी कही जा सकती है, क्योंकि जो वोट शिफ्ट होते हैं वो कांग्रेस से शिफ्ट हो रहे हैं, न कि बीजेपी की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए 2 राज्य, एक राज्य दिल्ली जहां पर 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, और पूरे के पूरे वोट शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ। दूसरा राज्य अब पंजाब हाथ में आ गया है। क्या वोट शिफ्ट करने में और उसमें भी कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने खड़ा होने में अगर दूसरी एक पार्टी आ जाती है तो सीधा का सीधा उससे फायदा बीजेपी को होता है? तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए भी ये मुफीद है और इसलिए कहें तो बीजेपी की बी टीम के रूप में दिखाई देती है आम आदमी पार्टी, या ये मान लिया जाए, या स्वतः स्फूर्त, क्योंकि लोगों को जब कांग्रेस से मन ऊब चुका है तो एक सामने दूसरी पार्टी दिखाई दे रही है, मुझे बीजेपी की तरफ नहीं जाना है लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाना है, इसलिए जा रहा है। क्या कहेंगे? एक ये कि हम जो सोच रहे हैं बी पार्टी नहीं है, बल्कि ये है कि चूंकि कांग्रेस से मन ऊब चुका है इसलिए इधर जाना है। दूसरा ये कि नहीं, चूंकि कांग्रेस को भी इस देश से कांग्रेस का नाम मिटा देना है, इसलिए बीजेपी पूर्ण ढंग से इसे पोष रही है, पाल रही है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो निश्चित तौर पे ये तो 100% सत्य है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उसे ए टीम चाहे बी टीम कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, वही है, वो अलग नहीं है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये आरएसएस के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा मोदी है एक छोटा मोदी है। लेकिन छोटा मोदी जो है, ये अरविंद केजरीवाल जो है, ये बड़े मोदी नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक साबित होगा देश के लिए आने वाले समय में। ये आप लोग आगे चल करके देखेंगे। जहां तक सवाल ये है कि कांग्रेस का विकल्प है या कांग्रेस जो है विकल्प नहीं बन पा रही है, तो जो अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ाया दिल्ली में, प्रशांत किशोर, अभी उनका ही एक इंटरव्यू आया है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे, क्योंकि 20% वोट कम से कम चाहिए, जो भी कांग्रेस के पास है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं, उसके पास कुछ लाख वोट है। तो ये जिन्होंने उनका चुनाव लड़ाया था, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का भी चुनाव लड़ाया था, वो प्रशांत किशोर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल दोनों के चुनाव लड़ाए हैं, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी को भी कम से कम 20 साल लगेंगे। तो ये उन प्रशांत किशोर का कहना है, जिन प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि मैंने अमित शाह के कहने से उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, जनता दल यू का। तो ये उनका कहना है, यानी कि जो उन्हीं के खानदान के हैं, एक ही खानदान है, संघ खानदान, उसी खानदान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आपस की ये राय है कुल मिलाकर के। तो ये मेरा अपना कहना नहीं है। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी जो है, देखिए वो विकल्प कुछ नहीं है, कहीं भी आप पहुंच जाए। देखिए गोवा में पहुंच गए, पिछला चुनाव मिला था आम आदमी पार्टी ने, पिछले चुनाव में भी थोड़ा सा वोट मिला था, कांग्रेस का नुकसान हो गया था। इस चुनाव में भी गए, वहां भी थोड़ा सा वोट मिला, कांग्रेस का नुकसान हो गया। तो कांग्रेस अब कहती है कि हमारे पास 14 सीटें हैं, लेकिन भाई उन्होंने आपका नुकसान तो कर दिया ना। गुजरात चुनाव में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी, अभी निगम चुनाव में, स्थानीय चुनाव में वहां अच्छी से सफलता मिली है, फिर जाएगी। तो कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, मतलब कांग्रेस विकल्प, लड़ाई कांग्रेस से होगी गुजरात में, सब जानते हैं, लेकिन आरटी जाएगी और वहां जा नुकसान कर देगी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हो जाएगा ना। तो कुल मिला के रणनीति यही है। तो इसलिए वो विकल्प कुछ नहीं बनेगी कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक अच्छा जो है, वो एक कहा जाए कि उसका साधन बनती रहेगी। जो अभी तक ओवैसी के लिए आरोप रखते रहे हैं कि भाई ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, मायावती के लिए भी आरोप रखते रहे हैं। अच्छा, मायावती ने तो पूरा वोट अपना शिफ्ट करा दिया, बी टीम भी क्या है, वो तो अपना वोट बेच ही लिया पूरा एक तरीके से। तो लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो है, ये ए और बी टीम का मसला कुछ नहीं है, ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये ए और बी से अलग की जो है ये चीज है। जी अभी
बिल्कुल जयशंकर जी, एक बहुत ही एक सवाल एक जो उठता है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। बीजेपी के वोट बैंक में जो कैप्चर वोट बैंक को करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और आम आदमी पार्टी जहां कैप्चर कर रही है वो विपक्षी दल, और उसमें भी कांग्रेस को हमने देख लिया कि चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, हर जगह देखिए तो एक होता है कि नहीं ये पार्टी एक आई है और ये पार्टी बीजेपी के खाते में से भी इस परसेंट ऑफ वोट को वापस लेके आ रही है, अपने खाते में ला रही है। बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। और ये अब ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद, खासकर पंजाब के रिजल्ट के बाद। क्या कहेंगे कि एक इस नैरेटिव को सेट करने में जो मीडिया में भी अब अरविंद केजरीवाल को लगातार ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा रहा है, फटाफट उनके इंटरव्यूज को दिखाए जा रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करवाया जा रहा है, जिससे एक दूसरा जो वर्ग है, कांग्रेस की बात, कांग्रेस की आलोचना हम सब खूब कर लें, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को जिस फ्रंट पे रहना चाहिए उस फ्रंट पे कांग्रेस नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को अभी काम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में क्या लगता है आपको कि दोनों ने मिलकर के, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के इस चक्रव्यूह की रचना कर दी है, जिसमें विपक्षी दलों को बाहर रखो और मलाई जो है वो हम खाएंगे? नहीं राजीव जी, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और पंजाब की बात नहीं है ना। बंगाल में क्या, बंगाल में कहेंगे कि ममता ने और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस को हटा दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस को हटा दिया। बिहार में तेजस्वी यादव ने और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस को हटा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में भी जब चुनाव हुआ था, जब 3 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी, तो बीजेपी का भी बहुत बड़ा वोट खिसक के गया था आम आदमी पार्टी के पास। देखिए सीधी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जैसा भी दीपक जी कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ अच्छे काम किए हैं, दिल्ली में कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं। सड़कों का हाल इतना बदतर है, बुरा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्कूलों में कोई नया स्कूल नहीं बनाया है, कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है, कोई नया कॉलेज या कोई नया अस्पताल नहीं बनाया है। पुराने को उसी को तोड़ फोड़ करके, रेनोवेट करके, बढ़िया उसका रंग रोगन करके चमका दिया है। वो सब काम किया उन्होंने, अलग बात है। बिजली माफ कर दिया, बिजली 200 यूनिट का माफ किया, या पानी का बिल माफ किया कुछ हद तक। ये सब लोक लुभाने वाले काम उनका है, वो अलग है। लेकिन यही काम बीजेपी करके जीत रही है, और उसको इसने पकड़ लिया है, केजरीवाल ने उसको पकड़ लिया कि हम उसके नैरेटिव पे इसी ढंग से अगर हम बात करेंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मीडिया को मैनेज किया है नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने मैनेज किया हुआ है। अब पंजाब में चुनाव हो रहा है और दिल्ली में विज्ञापन हो रहा है, दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन हो रहा है। पंजाब के चुनाव को कवर करने के लिए दिल्ली से पत्रकारों की टीम जा रही है। तो ये सारा का सारा जो मीडिया का मैनेजमेंट जैसा नरेंद्र मोदी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको केजरीवाल ने सीख लिया है। उस आधार पर अपनी वो रणनीति बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को लेकर के जी रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी नहीं कहा कि हमारी कोई विचारधारा है। इसी पर तो झगड़ा हुआ। आनंद कुमार, योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण, ये सारे लोग जो थे, इन लोगों ने उसे किनारा कर लिया। लेकिन मुश्किल यह है कि अब जैसे सीएए का आंदोलन था, नागरिकता विरोधी संशोधन जो विधेयक था उसके खिलाफ था, आंदोलन चला था, उसमें जो भूमिका रही है दिल्ली के दंगों में हुई। लेकिन उसके बाद भी चुनाव हुआ तो लोगों ने साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं वो लोग, वो जो उन तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं लोग, और ये लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की कमियों को देखना पड़ेगा। हिमाचल में हम अभी से रोना शुरू कर दें कि आम आदमी पार्टी घुस जाएगी। अरे भाई, आम आदमी पार्टी घुस जाएगी कि नहीं घुस जाएगी, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है? आनंद शर्मा वहां एक विघ्न संतोषी बन के खड़े हुए हैं, उनके साथ उनका क्या होना है? गुजरात में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में लड़ेंगे या किसी और के नेतृत्व में लड़ेंगे? अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष पूरा अपनी टीम बना पाया कि नहीं बना पाया? तो ये सब काम तो आम आदमी पार्टी से आपको नहीं करना है पूछ करके, आपको खुद ही फैसले लेने होंगे। आपको अपनी राजनीति अपने ढंग से करनी होगी। अब ये कांग्रेस में ग्रंथि घुस गई है, कांग्रेस के लोगों में या कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें, कि नहीं कांग्रेस को पतन के लिए लोहिया जिम्मेदार, तो जयप्रकाश जिम्मेदार थे, तो केजरीवाल जिम्मेदार हैं, तो ममता बनर्जी, कांग्रेस को छोड़ करके सब लोग उसके पतन के जिम्मेदार हैं। जब तक ये ग्रंथि नहीं हटेगी उसके अंदर से, तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है।
हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बने। आज भी देखिए देश में, जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि 20% वोट उनके पास है, अभी भी कांग्रेस के पास है। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पड़े हुए हैं, पुराने लोग पड़े हुए हैं, लोग हैं, उनको अगर सक्रिय आप कर सके। लेकिन वो काम करना कौन करेगा? वो जब तक नहीं। अब चुनाव के बाद प्रियंका गांधी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद उनकी क्या गतिविधियां हैं? राहुल गांधी पंजाब, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कहाँ है, क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ अता पता नहीं। ऐसे तो नहीं चल सकता है ना, कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये बात तो कांग्रेस के लोगों को समझना होगा। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि भाजपा का फल जो पक करके गिरेगा नीचे तो हमारे मुंह में ही आएगा, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि समय का जो चक्र है ना, वो तो कभी रुकता नहीं है। समय का प्रवाह चलते रहेगा, उसमें जो उसको करेगा, भुनाने की कोशिश करेगा। आपको, जैसे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को ये बात तय करनी पड़ेगी कि हमको अगर बीजेपी से लड़ना है, आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है, तो लड़ना है, सड़क पे आना है। उसके लिए कोई बात ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है। बंगाल में अगर ममता से भी लड़ना है, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जो है रोज उनके खिलाफ बयान देंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग यहाँ दिल्ली में बल्कि उनसे बात करेंगे, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइन, अनिर्णय की स्थिति जो कांग्रेस में है, कांग्रेस नेतृत्व के पास है, अभी तक ग्रुप 23 का ही कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। मतलब आप हाथ धरे बैठे हुए हैं, लगता है कि बस कुछ ऐसा होगा, समय की धारा ऐसी बहेगी कि हमारे पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। आप एक एक राज्य आपके हाथ से छिटकते जा रहा है राजीव जी। ये कांग्रेस को ये सोचने की बहुत जरूरत है कि हम 20% तो आपका वोट रहा है, बहुत सारे राज्य भी रहे हैं, लेकिन आज अब मुश्किल हो गया कि 2-2.5 राज्यों की सरकार रह गई है आपके पास। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और ये न सोच करके कि उसके कारण हम उसके कारण हार गए, हम उसके कारण हार गए। हम अपने कारण हार गए, हमको अपने कारण आगे बढ़ना है, हमको उसको भी हराना है, इसको भी हराना है। अगर ये जज्बा लेकर के कांग्रेस के लोग आएंगे मैदान में, तो हो सकता है कि उनका कोई भविष्य बनेगा। नहीं तो फिर इसी तरह हाय तोबा करते हुए छाती पीटते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। जी राजू जी बिल्कुल, समय भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन 20 साल लगेंगे अरविंद केजरीवाल को वहां तक पहुंचने में, ये कहना है प्रशांत किशोर का। और ये दावा किस बिना पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर जाने। प्रशांत किशोर भी एक अलग तरह की शख्सियत हैं जो बदलते रहते हैं। उनके विचार, उनकी बातें सब कुछ बदलती रही हैं पिछले 8-10 साल में, जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से उनका उभार हुआ है। तो प्रशांत किशोर भी हैं, और प्रशांत किशोर की बातों से उतना इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं। हालांकि हमारे किसी साथी ने भी कहा था, शायद अमलेंदु जी ने कहा था कि 20 साल लगेंगे, तो 20 साल वाली बात भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे इस पर। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, जयशंकर गुप्त जी, और हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों को कि आप लोगों ने इस गंभीर चर्चा में भाग लिया। और क्या कांग्रेस का विकल्प केजरीवाल हो सकते हैं, ये सवाल हम लेकर आए थे। और इस सवाल में ये ढूंढने, ये समझने की कोशिश कि कौन कहां सही है, कौन कहां गलत है, कहां अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सुना रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया था, जहां से शुरुआत होती है, अब अरविंद केजरीवाल का मीडिया में चर्चा में आना, उस जो वो वीडियो है, यानी विधानसभा में जो भाषण दे रहे थे और खासकर बीजेपी को घेर रहे हैं, उस भाषण को एक बार सुनाइए। चर्चा को खत्म करने से पहले उस भाषण को सुनाना जरूरी है, जो साथी बाद में जुड़े उनके लिए भी। आइए सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, एक पिक्चर आई थी
बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिनकी ये बात, जिनका ये भाषण, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है और सुर्खियों में छाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इससे इतर पंजाब में जो केजरीवाल की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार कहें, किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। और यही केजरीवाल यहाँ जब दिल्ली में किसान आंदोलित थे तो उनके समर्थन में उनकी पार्टी थी। आखिर क्या कारण है, क्यों किसानों के ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं? किसान अगर आंदोलित हैं, किसान अगर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि पुलिस भी अब आपकी है, वहां आप नहीं कह सकते कि वहां बीजेपी वाले आपके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, किसानों के ऊपर आपने किया है। तो सवाल कई हैं। जब आप आ जाते हैं सरकार में तो आप भी वही काम करने लगते हैं जो दूसरों ने किया है, तो सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारे साथी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। कुंदन प्राइम टाइम से कह रहे हैं कि राजीव सर जी, मोदी जी, भाजपा और केजरीवाल दोनों एक ही तरह का शासन चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये सपना ना मोदी जी और भाजपा कभी भी साकार नहीं होगा। कौशलेंद्र कुमार सिन्हा कह रहे हैं एक भी गुजराती को ऑस्कर नहीं मिला है। और ऐसी अफरोज आलम है जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं हो सकती है, ये बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस का वोट शिफ्ट करने के लिए। कांग्रेस का विकल्प खुद कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है जो जन जन में बसती है। बनवारी मीना जी हैं, कह रहे हैं किसानों ने रोपा विरवा आग तो आम कहां से पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रमोद मनकर हैं, किसान आंदोलन को फिर से तेज करना होगा। लाल बहादुर यादव हैं, ईमानदार पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बहादुर यादव जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन का यही हाल रहा तो 2024 भी भाजपा आसानी से जीत लेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे ही मनोज व्यास हमारे साथ हैं, करण सिंगला हैं हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। तो बहुत सारे साथी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर लिगन बॉय हैं जो कह रहे हैं फिल्मों को टैक्स फ्री करने के बजाय परीक्षा के आवेदन फॉर्म को फ्री करें ताकि गरीब और बेरोजगार छात्र फॉर्म भर सके। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिटाने वाले मिट्टी में मिल चुके हैं। और एक्सप्लोर द वर्ल्ड कह रहे हैं नो वन कैन रिप्लेस कांग्रेस। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं कि जयशंकर जी ने सही कहा है कि राजनीतिक वैक्यूम खाली नहीं रहने वाला, कांग्रेस सोती रहे तो सोए, जनता इंतजार नहीं करेगी, वो कहीं भी पार्टी की तरफ खिसकने में देर नहीं लगा। बिल्कुल सही बात है कि वैक्यूम नहीं, पॉलिटिक्स में वैक्यूम की बात नहीं है। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं सॉरी, अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। बिल्कुल। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं बीजेपी की बैसाखी है आम आदमी पार्टी। और लेखराज कुशवाहा कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस नहीं आएगी। कुंदन जी कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस पार्टी चाहिए बल्कि बीजेपी नहीं। तो ऐसे सबके विचार अपने अपने विचार हैं और इन विचारों को यहां रखना इसलिए भी जरूरी होता है दोस्तों कि
आप क्या कुछ सोचते हैं। हम जो सोचते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट सोचते हैं, वो अपनी बातों को यहां रखते हैं, लेकिन आपकी बातें भी यहां महत्वपूर्ण होती हैं कि आप क्या कुछ सोचते हैं और आपकी बातें, आपके विचार भी देश दुनिया तक पहुंचे। और क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं हमारे इस कार्यक्रम के, इसलिए भी आपकी बातें हम रखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूंगा और कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ, और आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।